हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन मंथली का गाइस करंट अफेयर्स में द टॉपिक विच वी हैव लेफ्ट इन एथिक्स। और हमारा इस टाइम पे एथिक्स का करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग हमारा जीएस फोर्थ का पेपर। तो जीएस फोर्थ का पेपर यानी कि इंक्लूडिंग एथिक्स वाला पोर्शन, एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू कंप्लीट इट। जो बच्चे इवन 2025 का पेपर देने जा रहे हैं, या ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस बारी प्रीलिम्स नहीं क्लियर किया है बट उनका आइडिया है कि 2025 में भी वो रीअपियर होंगे, तो गाइज मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस समय पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और जीएस 4 के पीछे पड़ जाएं, ऑप्शनल सब्जेक्ट के पीछे पड़ के उसको काम कर लें, क्योंकि ये वाला टाइम पीरियड फिर दोबारा नहीं आएगा। तो वो फिर आपको प्रीलिम्स और दूसरी चीज़ों में आप फंसे रहोगे। बेटर ऑप्शन है कि साथ साथ आंसर राइटिंग, एथिक्स और क्या और ऑप्शनल की तैयारी हम करते रहें। अब गाइस हम देखते हैं अपने इस टॉपिक में, सबसे पहला टॉपिक है बुद्धास टीचिंग्स के बारे में। वाई इट इज़ इन द न्यूज़। देखो रिसेंटली जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि राइट नाउ हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करा, स्ट्रेस करा कि बुद्धा की जो टीचिंग थी वाइल एड्रेसिंग दी 12th जनरल असेंबली, जो एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस थी ना, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर, इनकी टीचिंग्स पर बहुत इंपॉर्टेंस बल देते हुए बोला। अब देखो इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स बुद्धा की क्या है। बुद्धा इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कह रहे हैं 6th century BC में बुद्धा ना प्रीच करते थे दैट लाइफ ब्रिंग सॉरो। आपको पता है हम सभी के जीवन में दुख है, सॉरो मीन्स दुख। अब फ्रीडम को पाने के लिए, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हम सबको अपनी डिज़ायर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल सही बात कहते थे। बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स अगर आप पाल के बैठोगे तो बहुत ज़्यादा सौरव भी आप कलेक्ट करोगे। डिज़ायर्स कम होंगी तो फिर, कम इन द सेंस गाइस कि जैसे मान लो कि ना आपकी एज जैसे जैसे बढ़ रही हो, तो डिज़ायर्स आपकी ना डिक्रीजिंग ऑर्डर्स की तरफ होनी चाहिए। योर डिज़ायर हैज़ टू बी ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो समझ लो आप कहीं ना कहीं सही चल रहे हो। फिर देखना इन्होंने बहुत एम्फेसाइज करा था 4 नोबल ट्रुथ्स पे, जो हम अभी करने वाले हैं। 8 फोल्ड पाथ, अष्टिंका मार्ग जिसे हम कहते हैं। तो 4 नोबल ट्रुथ क्या कहता है कि देयर इज सफरिंग एंड द एंटायर वर्ल्ड इज इन्फेक्टेड बाय इट। सफरिंग है ही और पूरा वर्ल्ड ही उससे प्रभावित है। अब सफरिंग का कॉज क्या है? साइकिल ऑफ 12 लिंक्स विद इग्नोरेंस बीइंग द रूट कॉज। अब उसके बाद एंड सफरिंग का कब होगा? जब इग्नोरेंस डिस्पेल होगी। जब जब तक हम इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को, एंटिटी में नहीं चल रहे हैं, साइकिल्स को बिल्कुल ऐसे करते जा रहे हैं कि हमें डिज़ायर्स पालनी है, डिज़ायर के पीछे हम भागेंगे। देयर इज अ पाथ दैट लीड्स टू एंड ऑफ सफरिंग, नोइंग टू 8 फोल्ड पाथ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 4 नोबल ट्रुथ तो ये है कि डेफिनेटली सफरिंग है, और सफरिंग हमारी वजह से ही है क्योंकि हम बहुत सारे डिज़ायर्स पालते हैं, हम इग्नोरेंस में रहते हैं। और इसी को दूर करने के लिए उन्होंने बताया मार्ग, अष्टांगिका मार्ग, दैट इज 8 फोल्ड पाथ। कि हमारा जो देखने का तरीका हो वो राइट हो, एस्पिरेशंस हमारे राइट हो, स्पीच हमारी राइट हो, एक्शन राइट हो, लाइवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस एंड कंसंट्रेशन हमारे राइट होने चाहिए। तभी हम ये वाला काम कर पाएंगे। इवन ही एडवोकेटेड अ मिडिल पाथ। इन्होंने मिडिल पाथ भी एडवोकेट करा कि सिंपल वर्चुअस लाइफ बिटवीन एक्सट्रीम ऑस्टिरिटी एंड लग्जरी के बीच में हमें रहना है। कि ये कह रहा है कि देखो, दोनों चीज़ों, मटेरियल लाइफ भी इंजॉय करो, अपना स्पिरिचुअल पाथ भी इंजॉय करो। दोनों को संभाल के रखो, बिना किसी एक्सट्रीम में जाए। और हम कहते भी हैं, देखो किसी भी जगह पर कहीं पर भी एक्सट्रीम चीज़ें तो वैसे भी सूट नहीं करती हैं। फर्दर जो बुद्धिस्ट का एथिक्स था उसमें बोला कि नोबल ट्रुथ को कैसे कैसे एक्सपेंड किया जाए। तो 3 जेम्स हैं, त्रिरत्ना, KFC जिसको मैंने शायद आपको बताया भी था, नॉलेज, कंडक्ट एंड मेडिटेशन। तो यहाँ पर KCM है, ठीक है, दैट इज नॉलेज, कंडक्ट एंड मेडिटेशन एज अ मीन्स ऑफ लिबरेशन। तो 5 कंडक्ट हैं जो बुद्धिस्ट कहते हैं कि अपने मॉन्क से भी वो कहते हैं कि ज़रूर करना है। क्या चीज़ें करनी है? नॉन वायलेंस, आपको किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। नॉन स्टीलिंग, किसी का कुछ चुराना नहीं है। सेलिब्रेसी की तरफ बढ़ना है, ट्रुथफुलनेस की तरफ बढ़ना है, और कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स जैसे लिकर वगैरह को नहीं लेना है। अब ये कह रहा है कि अगर हम बुद्धा की टीचिंग की रेलेवेंस को समझें, क्योंकि देखो जहाँ पर भी वाइस प्रेसिडेंट जा रहे हैं, जहाँ प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, इनकी विजिट्स के ना इम्पोर्टेंट होते हैं गाइस ये। आप अपने आंसर्स में भी इसको लिख सकते हो। तो आज भी बुद्धा की टीचिंग रेलेवेंस है इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। क्या ना, देखो पहली चीज़ क्या है, आज भी बुद्धा की टीचिंग कहाँ अप्लाई हो सकती है? एड्रेस कंज्यूमरिज्म एंड मटेरियलिस्टिक ग्रीड। हमारी कंज्यूमरिज्म एड्रेस होगा, और जो हमारी मटेरियलिस्टिक ग्रीड है
वो भी एड्रेस हो पाएगी। तो बुद्धा ने एक्नॉलेज करा कि जो रिलेशनशिप है अटैचमेंट एंड सॉरो के बीच का, एंड इंस्पायर टू फॉलो द परस्यूट ऑफ इनर कंटेंटमेंट। तो कह रहे हैं कि जो बुद्धा है वो आपके रिलेशनशिप में बेसिकली एक्नॉलेज कर रहे हैं अटैचमेंट और सॉरो के बीच का जो रिलेशनशिप है, आप हमेशा ये ध्यान रखो आपके अंदर अगर इनर कंटेंटमेंट है, आप अंदर से सब चीज़ों से संतुष्ट हो, तो आप सभी चीज़ों को बड़े अच्छे से टैकल कर लोगे। कह रहा है इसीलिए आज भी देखो बुद्धा तो ये कहते ही थे, हमने भी माइंडलेस कंज्यूमरिज्म को एड्रेस करने के लिए ऐसे कुछ भी खाया हमने, लेस का पैकेट खाया, फेंक दिया सड़कों पे, है ना? पानी बहने दिया, टैप चलने दिया सड़कों पे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी डॉग को एक एक्सीडेंट करके गया तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए हमने क्या करा, हमने इंडिया में मिशन चलाया गया लाइफ़स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसमें क्या है माइंडफुलनेस। आप कहीं वॉक कर रहे हो, आपको कहीं कूड़ा-करकट दिखा तो आपने उसको डस्टबिन में डाल दिया, ठीक है? या किसी भी आपने कहीं देखा टैप बहुत ज़ोर देर से चल रहा है, आपने उसको बंद कर दिया। आपने कहीं देखा कि वाटर का फ्लो बेकार में वेस्ट हो रहा है तो आपने वहाँ बचा लिया। या जितनी भी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि सोसाइटी के हित में आपने वो सब शुरू कर दी। तो लाइफ़स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। सेकंड चीज़ें हैं प्रमोटिंग साइंटिफिक टेम्पर। बहुत ज़्यादा बुद्धा इस बात को कहते थे कि हम माइंडफुलनेस, कंसंट्रेशन और राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ चलें, जो आज भी हमें स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी दे रही है। फिर तीसरी चीज़ है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस का मतलब क्या है कि हमारा जो सिस्टम है पूरा का पूरा वो सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए। राइट स्पीच, कंडक्ट एंड लाइवलीहुड, जिससे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिस्पॉन्सिव रहे, हमारे सिटीजन वेलफेयर्स को प्रायोरिटाइज किया जाए, इंक्लूसिविटी पर हमारा ध्यान रहे। चौथी चीज़ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो बुद्धिस्ट जो मोनेस्टिक रूल्स हैं, प्रोहिबिट द कटिंग ऑफ प्लांट्स। अगर आप ध्यान से देखो तो जितने भी मोनेस्ट्रीज होती हैं ना, वहाँ पर तो ये पाप माना जाता है कि आपने प्लांट काट कर दिया, ट्रीज कट कर दिए। इससे आपकी सफरिंग शुरू होती है। कैसे सफरिंग शुरू होती है? आपने पेड़ काटे, प्लांट्स काटने शुरू कर दिए हैं। अब डिफॉरेस्टेशन होगा तो इंडिजिनस कम्युनिटीज नाराज होंगी, वहाँ पर उनके लिए खाने पीने की दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। और अल्टीमेटली जब आप खुद ही सोचो, जहाँ भी जिस भी जगह पर फॉरेस्ट कटते चले जाएंगे, वहाँ पर इंसान सुखी कैसे हो सकता है? भैया प्लांट से ही तो सब कुछ ले रहे हो, प्लांट से ही ऑक्सीजन ले रहे हो, उसी से मेडिसिनल वैल्यू के प्लांट्स भी ले रहे हो, उसी से खाना पीना खा रहे हो, तो प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे रिकग्निशन को एड्रेस करने के लिए, कंटेम्प्रेरी फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को रोकने के लिए बुद्धा की कौन सी वाली टीचिंग काम आएगी कि हमें बहुत कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए, कि पूरी कम्युनिटी जो है वही ये समझे कि हमारा फॉरेस्ट है, हमें इसकी रक्षा करनी है। अब आप ना अपने घर के आसपास जो भी पार्क हैं उनको भी मैनेज करना सीखो, कि जितनी भी कम्युनिटी है उसको मैनेज करें। सबको लगना चाहिए ये हमारा पार्क है, हमें इसको साफ रखना है, हमें इसको गंदा नहीं होने देना है। तो ये सारी चीज़ें गाइस हम आज भी समझ लो कि हम बुद्धा की टीचिंग्स को कर रहे हैं। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली मिडिल पाथ ही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हम इस तरह से डेवलप हो कि हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को भी डेवलपमेंट देखने को मिले। तो बुद्धा भी यही कहते हैं कि ये पॉसिबल तभी है जब आप मिडिल पाथ को एंजॉय करोगे, मिडिल पाथ पे चलोगे, यानी किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं जाओगे। सस्टेनेबल तरीके से, बहुत ही सिंप्लिसिटी के तरीके से, बहुत मॉडरेशन के तरीके से चलोगे। ओवर एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज का नहीं करोगे। नेक्स्ट कह रहा है परसुएंस ऑफ जस्ट एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी। बुद्धा हमेशा नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रीच करते हैं। वो कहते हैं कि हमें ना संघा इंस्टीट्यूशन को खोलने की ज़रूरत है सभी व्यक्तियों के लिए, इंक्लूडिंग कर्टिशंस लाइक आम्रपाली अबव 15 ईयर्स ऑफ एज। तो बुद्धा ने नॉन डिस्क्रिमिनेशन ही कहा, संघा इसीलिए खोला गया है। आप सोचो एक आम्रपाली जैसी कर्टिशन होती थी, उनको भी उन्होंने 15 साल की उम्र के बाद उन्होंने कहा कि आने दो आप इन्हें भी। इस टीचिंग है एलिमिनेट जितना भी देखो, अब आप समझो कि ये डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी नहीं होने देते थे। महात्मा बुद्ध जो थे वो कहते थे चाहे वो सेक्स वर्कर हो, वुमेन हो, ट्रांसजेंडर हो, वो सभी से चाहते थे कि सभी को एक जैसे ही ट्रीट किया जाए। किसी भी कम्युनिटी के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो क्या ये आज भी हमारी सोसाइटी की डिमांड नहीं है? बिल्कुल है। फिर पीस, हार्मनी एंड को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। यानी जो स्पिरिट ऑफ लव है टुवर्ड्स ऑल लिविंग, ये भी ज़रूरी है। लॉ ऑफ कर्मा जो होता है उससे हमारी वॉर्स कर्ब आउट हो सकती हैं, टेररिज्म उससे कर्ब आउट होगा, एक्सट्रीमिज्म, वायलेंस, ये सारी की सारी चीज़ें कर्ब आउट होनी शुरू हो जाएंगी। तो यानी पीस, हार्मनी और को एग्जिस्टेंस की तरफ हमें बढ़ना होगा।
बहुत ज़रूरी है कि हम स्पिरिट ऑफ लव के साथ सभी के साथ रहें। नेक्स्ट इज इंटरफेथ हार्मनी। तो बुद्धा ने ना ही एक्सेप्ट किया ना ही रिजेक्ट किया एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को। वो बहुत ज़्यादा कंसर्न ये इस पे रखते थे कि इंसान का अपना वजूद क्या है, इंसान के अपने एक्शंस क्या हैं। फिर एथिकल गाइड की बात आती है, तो राइज ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी। देखो हम सभी जानते हैं आज की डेट में एआई बायोटेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, तो यहाँ पर भी अगर हम चाहते हैं टेक्नोलॉजी को भी ठीक ढंग से वो गाइडेंस पे चले, तो बुद्धा की टीचिंग ऑफ सिंप्लिसिटी, मॉडरेशन, मिडल पाथ, ये सारी ही टीचिंग हमें गाइडेंस देंगी और हमें एथिकल एम्बिग्यूटी से बचाएंगी। ठीक है। फिर आता है पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखो बुद्धा ने हमेशा, बुद्धा क्या मैं कहती हूँ, जितने भी संत हुए हैं ना, या जितने भी अच्छे लोग होते हैं, जिसे हम कहते हैं जो बीइंग ह्यूमन उस पॉलिसीज पे चलते हैं, है ना, बीइंग ह्यूमन वाले कैटेगरीज में आते हैं। बीइंग ह्यूमन टी शर्ट या ब्रांड की बात नहीं कर रही हूँ, इस क्वालिटी की बात कर रही हूँ मैं। तो वो हमेशा ही वायलेंस को रिजेक्ट करेंगे, वो हमेशा डायलॉग्स पे विश्वास रखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स को डायलॉग से ही जीत लिया जाए। और इन हिज लाइफ टाइम बुद्धा रिजॉल्व टेंशंस। बुद्धा क्या करते हैं, टेंशंस को रिजॉल्व कर देते हैं बिटवीन रूलर्स ऑफ नेबरिंग किंगडम्स। बुद्धा का काम है ये अपनी लाइफ टाइम में सभी टेंशंस को रिजॉल्व करना। नेबरिंग किंगडम्स के साथ जा जा के भी वो रूलर्स को भी समझाते थे, टेंशंस खत्म करो, अच्छे से एक माइंडफुल लाइफ जीने की कोशिश करो। तो कंक्लूडिंग लाइन में हम कह सकते हैं कि जो बुद्धा की टीचिंग है नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच है। अब हमें ये टर्म्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। बीइंग एन एस्पिरेंट अपनी वोकैबलरी को आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने नहीं इन बातों पे ध्यान दिया, आप फिर अच्छे आंसर्स नहीं लिख पाओगे गाइस। और आई वांट यू टू गाइस राइट ऑल गुड आंसर्स। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लो। देखो एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब है कि ह्यूमन काइंड एज अ सेंट्रल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। आप सभी जानते हो कि ह्यूमन बीइंग इस पूरे यूनिवर्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ना। मानव केंद्रित होता है इसका मतलब, मानव केंद्रित, है ना, मानव केंद्रित। लेकिन देखो बुद्धा क्या कह रहे हैं, बुद्धा कह रहे हैं कि हमें नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिक होना पड़ेगा, कि सिर्फ मानव केंद्रित ना रहो आप थोड़ा नेचर के बारे में भी सोचो। समझ रहे हो आप, आपने सोचा कि चलो आज हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, पेड़ काट के हम सारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर देते हैं, टेक्नोलॉजी को खूब बढ़ा देते हैं। तो अपनी उन इच्छाओं को चलते 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 आप सोचोगे कि हमें तो बड़ा अच्छा लिबरेशन मिल गया। तो कह रहा है नॉन सेंट्रिक टीचिंग्स को अपनाओ विच फोकसेस नॉट ओनली ऑन ह्यूमन लिबरेशन, बल्कि आपको एक मॉरल डिसिप्लिन में जीना सिखाएगी, जिसकी वजह से वर्ल्ड के सारे क्रिएचर्स अच्छे से जी पाएंगे। समझ आया, इसीलिए बोला जा रहा है। तो हमें ये शब्दों का प्रयोग जरूर करना है कि बुद्धा's टीचिंग्स आर मोस्ट फोकस्ड ऑन नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच which focuses not only on human liberation but also practicing moral discipline with all the species of the country of the universe. ठीक है, दिस इज अबाउट कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस ऑफ बुद्धा। यू कैन यूज दिस आंसर इन योर मेंस आंसर राइटिंग while writing your Buddha's answer in GS paper 1, in GS paper 4. Even if you have the optional of history, sociology, you can code these words on there. तो आप समझ लो कितना important टॉपिक आपने आज पढ़ा है। नाउ मूव टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज गुड समारिटन्स। गुड समारिटन्स क्या होता है इसके बारे में चलते हैं। देखो दिल्ली हाई कोर्ट ने, मैं बताती हूँ पहले आपको इसका मतलब भी कि क्या होता है, समरितांस का मतलब क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप समझो ये आया कैसे। देखो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की मदद करते हैं, जब मान लो कोई बंदा बहुत दुखी है, जीवन से बहुत डिस्ट्रेस है, उस व्यक्ति को जो आप हेल्प करने आ रहा है, उसकी काइंडनेस का रिवॉर्ड देने के बदले आप उसको हैरास करोगे। तो संविधान का मतलब ही होता है हेल्पफुल पर्सन। क्या होता है, हेल्पफुल पर्सन, जो एक हेल्पफुल बंदा है। फर्दर हाई कोर्ट ने बोला कि भाई इंक्वायरी होनी चाहिए ऐसे पे, कोई आप इंजर्ड कर दो ऑन अ पब्लिक रोड हाईवे, सभी की ड्यूटी नहीं है उसकी। एस सेड दैट हेल्पिंग एन इंजर्ड इन पब्लिक रोड या हाईवे, इट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ एवरीवन। आपको कोई सड़क पे मारा हुआ मिला, आपने सोचा जाने दो, मरने दो, पॉपुलेशन ही कम हो रही है, आपका अगर ये दिमाग है तो फिर तो आप किसी भी ढंग से इंसान कहलाने लायक नहीं हो।
इवन आप समझ लो महात्मा गांधी जी का ये कोट आपने कितनी बारी, मैं तो दिल्ली मेट्रो पे उनके कोटेशंस बॉक्स पे उनको ने कितनी बारी लिखा है, कई बार ये कोट आपने पढ़ा होगा महात्मा गांधी जी का, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज आवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। यानी कि आपका बेस्ट तरीका क्या है, अपने आप को लूज कर दो आप, सर्विस ऑफ अदर्स में खो जाओ उनकी पूरी सेवा में, इस कदर होनी चाहिए आपकी सेवा। अब देखो गुड समेतान में स्टेक होल्डर्स और इंटरेस्ट की बात चलते हैं। देखो जो बहुत हेल्पफुल बंदा होगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, है ना, या ड्यूटी लेगा कि मैं ऐसे व्यक्ति की मदद करूं जिसका एक्सीडेंट हुआ है, या जो भी जिस भी तरह का डिस्ट्रेस में वो बंदा है ना, एक्सपेक्ट दैट इन ल्यू ऑफ हेल्पिंग अदर्स दे विल नॉट हेरास बाय अथॉरिटीज। अब मान लो इन्हीं बंदों को लेके तुमने, एक तो बेचारा उसने मदद करी, लीगल फॉर्मेलिटी वो करने बैठेगा, वो हरास उसको अथॉरिटीज करेंगी, कहाँ मिला कैसे मिला, तो वो बंदा कभी जाएगा हेल्प करने के लिए? वो कहेगा यार गलती कर दी हेल्प करके मैंने। फिर पर्सन इन नीड जो होता है जिसके साथ ये घटना घटी है, एवरी पर्सन शैल शो द क्वालिटीज ऑफ गुड समिरदान। कंपैशन एम्पैथी सबसे एक्सपेक्ट किया जाता है। हर व्यक्ति से जो सड़क पे गया होगा उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि कंपैशनेट और एम्पैथेटिक वे में रहे। सरकार की इसमें क्या जानकारी है? गवर्नमेंट बेनिफिट्स फ्रॉम द एक्ट ऑफ गुड समिरदान। गवर्नमेंट को बेनिफिट जरूर मिलेगा ऐसे लोगों को, क्योंकि एज इट लीड्स टू सेविंग द लाइफ ऑफ सिटीजन्स। तो लॉ कमीशन ने बोला कि 50% जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स होते हैं उनको सेव किया जा सकता है अगर टाइमली ड्यूरिंग गोल्डन आवर में, जिस वक्त गोल्डन आवर का मतलब क्या है, एक्सीडेंट के 1 घंटे के अंदर अंदर उनको अगर सही जगह पहुंचा दिया जाए, अस्पताल पहुंचा दिया जाए, तो क्या वो नहीं बचेंगे? तो इट विल हेल्प गवर्नमेंट इन रिड्यूसिंग, गवर्नमेंट को इससे मदद मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कसम खाई है कि हम 2030 तक रोड एक्सीडेंट्स को 50% कम कर देंगे। फिर उसके बाद पुलिस एंड अदर अथॉरिटीज की बात आती है कि हमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन गुड समिरतान से कलेक्ट करनी चाहिए। हमें ऐसे एफर्ट करने चाहिए कि हम गुड समिरतान को हरास ना होने दें। ठीक है, ये हमारा काम है पुलिस अथॉरिटीज का। अब इशू क्या होता है, जो एक्ट करता है बेचारा गुड समिरतान की तरह एक्ट कर नहीं पाता। देखो ये मैं कैथरीन जो पुलिस सिपाही थी उन्होंने क्या लिखा था कि जो गुड समिरतान्स होते हैं सी एज अ नीड एंड एक्ट्स ऑन इट। वो सिर्फ सोचते नहीं है, बात नहीं करते हैं, वो उस पर एक्ट करके दिखाते हैं। तो आप ये सोचो कि कितना इम्पोर्टेंट काम होता है उनका ये समारितान का। समझ रहे हो आप बात को? तो इनको सामरी लोग भी बोलते हैं हिंदी में, इसराइल वगैरह में ना इसको सामरी लोग कहते हैं, सामरी, सामरितान। समझ रहे हो आप? तो जो सामरी लोग हैं ये, इसमें क्या दिक्कत आती है? सबसे पहले दिक्कत आती है इनडिफरेंस की। इन टाइम्स ऑफ नीड पीपल गिव प्रायोरिटी टू देयर इंटरेस्ट। लोग जो होते हैं वो अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं इन कंपैरिजन टू अर्जेंसी ऑफ सेविंग अ ह्यूमन लाइफ। उनको लगता है यार हम जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, या मेरी फला मीटिंग है, मैं इस हाईवे पे क्या करूंगा, और पुलिस अथॉरिटी पीछे आ रहे होंगे, वो इस पे ध्यान दे, या मेरे अलावा कोई और कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ एन इंडिविजुअल इज गोइंग फॉर एन इंपॉर्टेंट बिजनेस डील, तो वो अगर एक्सीडेंट से इनकाउंटर हो भी गया तो वो अपनी सोचेगा फटाफट जान छुड़ा के मैं किसी तरह मीटिंग में पहुंचाऊं। फिर सेल्फिशनेस एंड अनसिंपैथेटिक बिहेवियर, यानी इन मॉडर्न टाइम्स सेल्फ सेंट्रिक टेंडेंसी बहुत ज्यादा आ गई है लोगों को। मतलब कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कितनी शर्म की बात है, लोग वहाँ पे सेल्फी लगा रहे हैं, रीलें बना रहे हैं ताकि उनको व्यूज चैनल्स पे ज्यादा अच्छे मिले, वीडियोस बना रहे हैं। सोचो आप ये कैसे लोग हैं, कितने सेल्फिश लोग हैं। फिर बाई स्टैंडर एपैथी का मतलब है जो बंदा वहां खड़ा हुआ है वो सोच रहा है कोई और आके इसकी हेल्प करेगा, मैं क्यों करूं। बहुत ऐसे लोग खड़े होते हैं। फिर अनफेवरेबल पब्लिक जजमेंट, फियर जो होता है ना पब्लिक जजमेंट का, कि वेयर पीपल फील दैट दे वुड कंसिडर द कम, उनको लगता है राम कहीं हम ही ना अपराधी कहलाएं, कहीं नहीं लगे कि हेल्प ये इसीलिए कर रहा है, जरूर इसी ने एक्सीडेंट किया होगा। तो जो ऐसी बातें आ जाती हैं तो बंदा पहले ही पीछे हट जाएगा कि यार इससे बचो भाई। फिर लीगल इश्यूज, तो फिर फियर ऑफ बीइंग ट्रैप्ड इन लीगल मैटर्स, जिसकी वजह से आदमी सबसे पहले पीछे हटता है। तो सामरी जो लोग हैं इन मैनी केसेस हैड फाउंड दैट पुलिस हरास गुड सामिरान्स। ऐसे सामरी लोगों को हरास कर देती है पुलिस, पूछेगी कहाँ से मिला, कैसे मिला, हॉस्पिटल बिल दिखाओ, आई विटनेस थे तुम, तो 36 उनसे सवाल पूछ रही है। तो वो पहले हेल्प करने से पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे लीगल प्रोविजंस क्या है देखो। तो गुड सामिरान जो होते हैं, गुड सामिरीन जो होते हैं, पर्सन हु कम्स फॉरवर्ड टू एडमिनिस्टर इमीडिएट असिस्टेंस और इमरजेंसी, बिना एक्सपेक्टेशंस के कि उनको पेमेंट मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा, वो एक बस अपने एक ह्यूमन बीइंग ह्यूमन होने का वो एक फर्ज अदा करते हैं ये लोग जो होते हैं।
तो बेस्ड ऑन अ पीआईएल फाइल्ड बाय सेफ लाइफ फाउंडेशन, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कुछ गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को कि जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे गुड सामेरी हैं, इंजर्ड लोगों को जब लेकर आए नियरेस्ट हॉस्पिटल में, तो शुड बी अलाउड टू लीव इमीडिएटली, क्योंकि उनको कोई भी क्रिमिनल या सिविल लाइबिलिटी का आप उनको मत लाइबल करो। हॉस्पिटल शुड पब्लिश अ चार्टर स्टेटिंग दैट दे विल नॉट डिटेन सामिरतान और आस्किंग फॉर डिपॉजिटिंग मनी फॉर द ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल उसको हरास ना करे कि पैसे दे पैसे दे। एक्शन अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल ऐसे पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए भी उनको भी क्रिमिनलाइज करा जाए कि भाई ये क्या बात है, पर्सनल डिटेल्स क्यों मांग रहे हो आप? उसने अपना काम कर दिया, नाउ दिस इज योर ड्यूटी टू फाइंड द फैमिली और वट एवर द थिंग्स आर हैपनिंग। आप उसके पीछे मत पड़ो, उसने अपना बहुत अच्छा काम करके गया है वो बंदा। 2016 में ये सारी गाइडलाइंस को सभी स्टेट एंड यूटीज के लिए कहा गया लीगली बाइंडिंग है। सेक्शन 134 ए जो इंसर्ट किया गया मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट में, उसमें यही काम है प्रोटेक्ट करना सामरी को। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट हमारा, हाउ कैन वी कैन प्रमोट द कल्चर ऑफ गुड सामेरी इन इंडिया? हम इंडिया में इस कल्चर को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? देखो, स्कॉट एडम का एक बड़ा अच्छा कोट था कि रिमेंबर देयर इज नो सच थिंग एज अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, एवरी एक्ट क्रिएट्स अ रिपल विद नो लॉजिकल एंड। आप काइंडनेस दिखा के तो देखो, उसके इतने रिपलिंग इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या कर गए आप। तो कह रहे हैं कि कल्चर सामरीज का ऐसे लोगों का कैसे बढ़ाया जाए। कह रहे लॉज में सबसे पहले रिफॉर्म लाओ, सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट करो प्रोविजंस को कि प्रोटेक्शन दो इनको, मोटिवेट करो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर आए। एक चार्टर बनाओ हॉस्पिटल्स के लिए, पुलिस के लिए, ऑफिशियल्स के लिए, स्टेशंस के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जाएं। देखो, रिवॉर्ड दो ऐसे लोगों को। ऑपरेंट कंडीशनिंग एक आपने शब्द सुना होगा, जो साइकोलॉजी के बच्चे हैं उनको पता होगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? रिइंफोर्समेंट देना। जैसे बच्चे को माँ जब बचपन में उससे बोलती थी बेटा होमवर्क कर लो, आपका फेवरेट मैगी बनाऊंगी, फेवरेट चॉकलेट आपकी दूंगी मैं, तो बच्चा फटाफट अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता था। सेम वे अगर ऐसे लोगों को भी अगर आप रिवॉर्ड दोगे, तो वो बहुत ज़्यादा रिइंफोर्स्ड होंगे, उनको अच्छा लगेगा। फिर पब्लिक अवेयरनेस, एम्पैथी, काइंडनेस से अगर आप करोगे, यंग एज से शुरू हो जाए, तो फिर तो आप समझ लो लोग कितना इससे कमाल के ह्यूमन बीइंग निकल कर आएंगे। फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना भी हमारा काम है। Now, guys, the case study, and this case study you are going to solve. I am not going to solve today. So, the case study is you are aspiring to become an IAS officer, and you have cleared various stages of the examination. Now, you have been called for the personality test. On the day of the interview, on the way to the venue, you saw an accident. आपको एक एक्सीडेंट देखने को मिलता है जिस दिन आपका इंटरव्यू है, जिस दिन आपको यूपीएससी पैनल बोर्ड के पास जाना है, आपका कॉल लेटर आया हुआ है, आपका इंटरव्यू है, आज आप जा रहे हो, रास्ते में अचानक से आपने एक एक्सीडेंट देखा जहाँ मदर और चाइल्ड दोनों बहुत बुरी तरह इंजर्ड हैं। आप क्या करोगे? ये दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग यू गाइस। हम इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में डिस्कस करेंगे, आप बस इसका आंसर मुझे दो। आपके क्या व्यू पॉइंट है कि अगर ऐसा एक्सीडेंट आपके उस दिन हो जिस दिन इंटरव्यू है, आप क्या करोगे? मुझे इस आंसर को जस्टिफाई करके दो, हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज द लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस एथिक्स वाला जो हमारा पार्ट है, बियॉन्ड बाइट्स एथिकल कंसिडरेशंस इन स्ट्रे डॉग्स कंट्रोल। देखो, इंडिया में 2019 का ना जब लाइफ स्टॉक सेंसस हुआ था, तो पता चला था 1.5 करोड़ स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन है। कितनी है? 1.5 करोड़ डॉग पॉपुलेशन है जो कि स्ट्रे घूम रहे हैं, गली में जो आपके डॉग्स घूमते हैं। अब इनमें बहुत सारी बातें हैं। देखो, एक डिस्टिंक्शन है कि वर्ल्ड का डॉग बाइट एंड रेबिस कैपिटल, एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत 4146 रिपोर्ट केसेस दर्ज किए गए हैं 2019 में डॉग बाइट के, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हुई है। अब ये बड़े कंसर्न की बात है कि भाई स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाए। तो यहीं पर एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या करती हैं, शेल्टर देती हैं, खाना देती हैं स्ट्रे डॉग्स को, और एनिमल वेस्ट को मेंटेन करती हैं, रेस्क्यू करती हैं, रिहैबिलिटेशन करती हैं, ये काम करती हैं, है ना। और ह्यूमन ट्रीटमेंट देना होता है, बिल्कुल ह्यूमन ट्रीटमेंट, उनको रिस्पॉन्सिबल वे में रखना होता है। जो पेट ओनर होता है उसको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है पेट्स की, है ना, कि नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन, जो भी है उसकी पॉपुलेशन ना बढ़े, टाइमली उसको इम्यूनाइज कराया जाए, ये सारा काम पेट ओनर का होता है अगर वो ले लेता है, स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट कर लेता है। लोकल अथॉरिटीज़ का काम है कंट्रोल द स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन और इंश्योर करना कि इफेक्टिव इम्यूनाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन करा दिया जाए।
सरकार का काम ये होता है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि जिसमें कि एक स्टैंडर्ड बन जाए, डॉग बाइट्स और टैकल कर पाएँ रैपिड डॉग आपके डॉग्स होते हैं। अब ये एथिकल एस्पेक्ट बताने वाला है सराउंडिंग कंट्रोल ऑफ स्ट्रे डॉग्स। द वेरी फर्स्ट एथिकल एस्पेक्ट इज अबेंडमेंट। अबेंडमेंट विद पेट्स इज मॉरल चैलेंज, क्योंकि इससे बैंक्रप्सी, इससे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। देखो, ह्यूमन सोसाइटी आप जानते ही हो सोशो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बदलती जा रही है ना? अब इसी में मान लो हिस्टोरिकल जैसे हम देखते थे हंटिंग वगैरह है ना, ये सब होता था। अब ये कर नहीं सकते। ह्यूमन डॉग्स का जो बॉन्ड है वो भी आपको पता है बहुत बदलता जा रहा है। तो अबेंडमेंट करना इज़ लाइक संन्यास लेना, समथिंग कुछ समझ रहे हो? ऐसा कुछ होता है, आत्मसमर्पण, समर्पण काइंड ऑफ सरेंडर करना होता है अबेंडनमेंट का मतलब। तो अभी आप समझो कि ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? फिर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, देयर आर कंसर्न रिगार्डिंग डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एंड ब्रीड्स ऑफ डॉग्स। सभी वेल ब्रीड नहीं किए जाते हैं, सभी क्योंकि एनिमल स्टेटस सिंबल नहीं होते हैं, फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट नहीं किए जा सकते हैं। अब लोग देखो, मैं देखती हूँ ब्रीडर्स के पास जाके डॉग्स खरीद के लाते हैं, उनको लगता है साफ सुथरा नया नया डॉग खरीदेंगे। सड़क के जो डॉग्स होते हैं उनको वो कभी अडॉप्ट करने में जल्दी मानते नहीं, उनको लगता है पता नहीं कहाँ से आया होगा, क्यों लेकर आए हम ये। ठीक है, तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। फिर कंपेनियनशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो डॉग्स हैं उनका यूनिक रिलेशनशिप है मैन के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, वन ऑफ द कंपेनियनशिप। एक मॉरल डायलेमा है ऑफ बीइंग वेल, सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वेलफेयर। फिर पब्लिक हेल्थ पे कंसर्न है, बोथ ह्यूमन हेल्थ एंड हेल्थ ऑफ डॉग्स रेज कर रहा है कंसर्न। इंडिया हैज कमिटेड टू एलिमिनेटिंग रेबीज बाय 2030। हमने कसम खाई है कि हम रेबीज डिजीज को तो 2030 तक खत्म कर देंगे, बट इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट फर्स्ट एड्रेसिंग थ्रेट फ्रॉम स्ट्रे डॉग्स। ये कैसे पॉसिबल है जब तक आप थ्रेट जो स्ट्रे डॉग्स कितने काट रहे हैं उनकी जो समस्या है उसको आप सॉल्व ही नहीं कर रहे हो। फिर इकोलॉजिकल कंसर्न बहुत बड़ा है, कह रहा है जो एनवायरनमेंट की कैपेसिटी है स्पीशी को बचा के रखने की वो लिमिटेड होती जा रही है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते जा रहे हैं। तो कुछ लोगों का बिलीफ क्या होता है, ह्यूमंस आर डायरेक्टली इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन, उनको रेगुलर फीड करते रहते हैं, वो और प्रॉब्लम है। फिर एनिमल कंट्रोल मेथड तो कैप्चर करना, मास किलिंग, यूथनेशिया देना, ये सारा एथिकल कंसर्न भी है। अगर मान लो आपने सोच भी लिया कि एक साथ इन सारे कुत्तों को मार देंगे, वो भी एथिकल कंसर्न है कि आप कैसे किसी जीव की हत्या कर सकते हो। फिर प्रेजेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, जिसमें कि किलिंग की बात हो रही है। अगर आप डॉग्स को किल करते हो, स्ट्रे डॉग्स को किल करते हो, तो वो पनिशेबल है अंडर द पीसीए 1960। जो टॉर्चर ट्रांसपोर्टिंग अगर आप करते हो तो आप मारे जाओगे, पीसीए एक्ट में फंस गए आप। फिर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी, इसका काम है एनिमल वेलफेयर के लिए काम करना। फिर एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम क्यों चलाए जाते हैं? वो इसीलिए चलाए जाते हैं, लोकल बॉडी म्यूनिसिपैलिटी का ये पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए, पंचायत का, कि इल एंड मॉर्टली जो वोंडेड डॉग्स हैं उनको बिल्कुल तरह तरह से उसको ठीक करा जाए। फिर जुडिशियल व्यू क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्पेसिफिकली मेंशन करा, रिलोकेशन डॉग्स का कैन नॉट बी परमिटेड। हर स्पीशी के पास राइट है जीने का, सिक्योरिटी का। तो ये केस कहाँ आया? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस नागाराजा केस 2014 में आया था ये। अब डिफरेंट एथिकल पर्सपेक्टिव है फॉर बिल्डिंग अ वे फॉरवर्ड। तो ये सारे आपके पर्सपेक्टिव हैं। यूटिलिटेरियन व्यू क्या है कि ग्रेट बेनिफिट हो सोसाइटी को, प्रो ह्यूमन स्ट्रैटेजीज फॉर डॉग मैनेजमेंट। डियोंटोलॉजिकल वाले क्या कहते हैं कि आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से साथ एनिमल्स को ठीक करो। वर्चू एथिक्स क्या है कि इनकी तरफ भी आप एम्पैथी, कंपैशन रखो, दया के भाव रखो। समझ रहे हो? तो वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है एनिमल कंट्रोल मेजर्स लेने की बेहद ज़रूरत है। गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी के साथ कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को लेकर आए जहां प्रॉपर वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन हो, ताकि आप एनिमल वेस्ट वेस्ट वगैरह को बचा के चलो। इसीलिए कहते थे गांधी जी, रोविंग डॉग डू नॉट इंडिकेट सिर्फ। आपने अगर डॉग्स को ठीक से नहीं रखा और आप कंपैशनेट नहीं होते हो तो फिर कैसे करोगे आप? इग्नोरेंस है, लेथार्जी आएगी मेंबर्स में। इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट की बातें हैं, ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम की दिक्कत है, फिर डेवलपिंग न्यू रिलेशनशिप्स। तो ये सारी की सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा, हमें उनके थिंकिंग पैटर्न सोसाइटी को चेंज करना पड़ेगा कि इनके लिए भी आपको एक इनकी स्ट्रेस एंजाइटी को दूर करना है, डिप्रेशन को दूर करना है। देखो, डॉग्स को भी डिप्रेशन होता है, उनको भी स्ट्रेस की दवाइयाँ वगैरह खिला दिया करो। वो काटते हैं, कहीं भी आपको नज़र आए कि डॉग बहुत बाइट कर रहा है, तो उसको सबसे पहले स्ट्रेस की दवाइयाँ देखो, उसका रोज़ का एनवायरनमेंट चेक करो,
कहीं खाने नहीं मिल रहा हो या कुछ भी, बहुत सारे रीज़न्स गाइस हो सकते हैं, तो वो आप चेक करके स्ट्रे डॉग्स का ध्यान रखो। तो उस पे ये केस स्टडी है, ये भी आपको मुझे करके दिखानी है, ठीक है? तो गाइस दिस इज़ ऑल फॉर एथिक्स ऑफ सेक्शन। जनवरी का ये एथिकल वाला पॉइंट था, आपके आर्टिकल्स थे, तो ये कंप्लीट आपको करना है डेफिनिटली। So guys, thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.